नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने दिए मंत्रिमंडल को दिशा निर्देश, मंत्रिमंडल को जमीन पर उतरने के दिए निर्देश। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने पर ये निर्देश जो है सीएम के तहत दिए गए। सूची में कितने पात्र लोग नहीं पड़ताल करें, वहीं सीएम ने कहा वहीं सूची में अपात्र लोगों की भी पड़ताल करें। सीएम योगी का यह बयान जो है सामने आया। साथ ही सिपाही भर्ती के फैसले जनता को बताए जाए। जी राम जी योजना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों में जिम्मा मिला। वहीं पीसी अन्य कार्यक्रमों में प्रचार प्रसार करे। सीएम योगी का बयान जो है सामने आया, जहां आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी देते हुए निर्देश भी दिए कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में योजना और सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। सीएम ने विशेष रूप से एसआईआर की ड्राफ्ट सूची पर ध्यान देने के निर्देश दिए। मंत्रियों को सूची में पात्र और अपात्र लोगों की पड़ताल करने और उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम सौंपा गया। वहीं इसके अलावा सीएम ने कहा कि सिपाही भर्ती और जी राम जी योजना के बारे में भी जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सभी मंत्री पीसी और अन्य कार्यक्रमों का उपयोग कर योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। तो वहीं आपको बताते चले सामने आ रही है, जहां सीएम योगी ने अहम निर्देश दिए हैं, मंत्रिमंडल को निर्देश दिए, जहां मंत्रिमंडल को जमीन पर उतरने के निर्देश दिए गए। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने पर निर्देश, सूची में कितने पात्र लोग नहीं उसकी पड़ताल के भी निर्देश दिए। सूची में अपात्र लोगों की भी पड़ताल के निर्देश सीएम के तहत दिए गए। सिपाही भर्ती के फैसले जनता को बताए जाए। सीएम ने कहा वहीं जी राम जी योजना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी और मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों में जिम्मा मिला है, जहां पीसी अन्य आपको बता दें कार्यक्रमों के से प्रचार प्रसार करे। सीएम ने कहा वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी देते हुए निर्देश दिए कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएं। सीएम ने विशेष रूप से एसआईआर की ड्राफ्ट सूची पर ध्यान देने का निर्देश दिया। वहीं मंत्रियों को सूची में पात्र और अपात्र लोगों की पड़ताल करने, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम सौंपा गया। इसके अलावा सीएम ने कहा कि सिपाही भर्ती में जी राम जी योजना के बारे में जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराए। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में 29वें राष्ट्रीय युवा उत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के में प्रतिभाग के लिए चयनित उत्तर प्रदेश के 39 युवाओं से संवाद किया। ये महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। राज्यपाल ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उनकी वेशभूषा और साफा पगड़ी की सराहना की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को और गौरवान्वित करें। तो वहीं आपको बताते चले कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में 29वें राष्ट्रीय युवा उत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में प्रतिभाग के लिए चयनित उत्तर प्रदेश के 39वें युवाओं से संवाद किया। यह महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। राज्यपाल ने प्रतिभागियों को स्वागत करते हुए उनकी वेशभूषा और साफा पगड़ी की सराहना की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को और गौरवान्वित करें। तो वहीं आपको बताते चले राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए युवा चयनित, जहां राज्यपाल ने युवाओं से संवाद भी किया। इस दौरान प्रदेश का नाम रोशन करने की युवाओं से राज्यपाल ने अपील भी की। योग्य और बहुभाषी भारत पर जोर देती नजर आई। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां यूपी बीजेपी में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के महाराजगंज आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पंकज चौधरी फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में आनंद नगर कस्बे समेत दर्जनों चौराहे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि आप लोगों ने मुझे 7 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया और आज आपके ही सहयोग से प्रदेश अध्यक्ष के पद
पहुंचा हूं। तो वही आपको बताते चले महाराजगंज पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही इस दौरान आपको बताते चले आनंद नगर समेत कई चौराहों पर भी उनका स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें यूपी बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने महाराजगंज आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही, जहां यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 मार्च तक प्रकाशित होगी मतदाता सूची। मतदाता सूची के बाद आपत्ति दर्ज होगी। वहीं 17 से 27 मार्च तक पोलिंग स्टेशन मैपिंग किया जाएगा। वहीं मतदेय स्थलों तक वार्डों की मैपिंग होगी। साथ ही 28 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। जो आपको बताते चले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची 28 मार्च तक प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इसके पहले 17 से 27 मार्च तक सभी पोलिंग स्टेशनों की मैपिंग और मतदेय स्थलों के वार्डों की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी जानकारी जांच ले और आवश्यक सुधार के लिए समय पर आवेदन दें। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां यूपी में नवनिर्वाचित और साथ ही आपको बताते चले यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां 28 मार्च तक प्रकाशित होगी मतदाता सूची। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये जो बड़ी खबर सामने आई है, 28 मार्च तक प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए पूजा, जिस तरीके से बताया कि जो त्रिसत्रीय जो पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना है उसको जारी होने में लगभग अभी 3 महीने का जो वक्त है, उससे पहले जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे मतदाता सूची में संशोधन की हो, चाहे मतदाता जी सूची में नाम जोड़ने की हो, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। जिसमें अगर बात की जाए तो जी मंगलवार की जो तिथि 15 जनवरी की जो तिथि थी उसको एक बार फिर से बदलने की जो कवायद है वो जी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। यानी कि जो अगली तारीख है उसका जो अगर कहें कि 20 फरवरी का ये जो पूरा काम है, जो लिस्टिंग का, ड्राफ्टिंग का, ये पूरा ड्राफ्टिंग का काम है, जी इसको पूरा करने की जो कवायद है वो चुनाव आयोग द्वारा एक बार फिर से शुरू की गई है। और इसके बाद जो फाइनल लिस्ट है वो जाकर के 27 मार्च को, यानी कि जो पूरा 20 जी फरवरी से लेकर जो 27 मार्च तक का जो पूरा एक जी महीने जी का जो पूरा टाइम है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्टिंग है, यानी कि कंप्यूटराइज जो वोटर्स की जो वोटर लिस्ट है, कंप्यूटराइज वोटर जो ड्राफ्टिंग है वो लगभग 1 महीने के भीतर की जाएगी। अगर बात की जाए तो जो जी पंचायती राज विभाग की, तो पंचायती राज विभाग की ओर से भी जो पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है वो अभी तक गठित नहीं किया गया है, जिसकी जी वजह से जो ओबीसी आरक्षण है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं विभाग की कमियां और जिस तरीके से उजागर हो रही है उसकी वजह से एक बड़ी जो पंचायत चुनाव की जो फेरिस्त है उसमें कहीं ना जी कहीं समस्या आ रही है, जिसके लिए लगातार चुनाव आयोग विभाग से लगातार समन्वय बना रहा है। और कहीं ना कहीं जो 27 मार्च की जो लास्ट जी डेट है उसको प्रकाशन की, उसको सुनिश्चित किया गया। और जिस तरीके से 20 फरवरी का जो निस्तारण और मतदाता सत्यापन की जो लिस्ट है उसको सभी बीएलओ को जाकर के अपने जो जिला निर्वाचन आयोग है वहां पर सबमिट कर देना। उसके बाद कहीं ना कहीं जो फाइनल लिस्ट है वो जी 27 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। और उसके बाद अगर बात की जाए अधिसूचना की, तो अधिसूचना उसके 1 महीने बाद, यानी कि मई का जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें कभी भी अधिसूचना आने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही थी। जिससे पहले लगभग जो 2 महीने का जो समय, 3 महीने का बचाव, उसी के बीच जो सभी लिस्ट है उनको पूरा करना और कहीं ना कहीं प्रकाशन का एक बड़ा जिम्मे चुनाव आयोग के सामने नजर आ रहा है। जी अमन, 28 मार्च को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में क्या कोई बदलाव की गुंजाइश रहेगी? अब देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 20 फरवरी जो लिस्ट है वो 20 फरवरी तक सभी जो बीएलओज हैं या जितने भी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, प्रधान है,
उनको अपनी अपनी जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं 20 फरवरी तक ही उनके पास समय है, यानी कि 20 फरवरी तक की जितनी भी लिस्ट है उनको सभी बीएलओ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के दर्ज कराना है। उससे पहले जितने भी संशोधन है या सत्यापन है वो चाहे बीएलओ के माध्यम से हो चाहे ग्राम प्रधानों के माध्यम से, तो सभी जो जितने भी आपत्ति है वो 20 फरवरी तक ही मान्य होंगे और 20 फरवरी के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति दर्ज कराता है तो उसकी आपत्ति गैर तौर से मानी जाएगी और आपत्ति को नन वॉइड कर देगी। यानी कि 20 फरवरी आखिरी तिथि है कि जब एक व्यक्ति अपनी जो मतदाता सूची है उसमें किसी तरीके से कोई संशोधन कर सके। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर पर भी हम आपका रुख करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो एसआईआर में लखनऊ में 12 लाख मतदाता कम, 9 विधानसभा क्षेत्रों में कटे 12 लाख नाम। वहीं उत्तरी विधानसभा में कटे 1.81 लाख नाम। वहीं बीकेटी में 1.10 लाख से अधिक नाम कटे। वहीं सरोजनी नगर में 1.79 लाख मतदाता घटे। वहीं आपको बताते चले लखनऊ पश्चिम में 1.42 लाख वोटर्स कम हुए। लखनऊ पूर्व में 1.70 लाख वोटर्स कम हुए। वहीं लखनऊ के मध्य में 1.28 लाख वोटर्स के नाम कटे। वहीं लखनऊ कैंट में 1.82 लाख वोटर्स के नाम कटे। मोहनलालगंज में 60,000 वोटर्स कम। वहीं मलियाबाद में 64,000 मतदाता के नाम कटे, जहां लखनऊ में अब कुल मतदाता 27,79,393 जो मतदाता है कुल मतदाता। तो वहीं आपको बताते चले इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, एसआईआर प्रक्रिया के तहत लखनऊ में 12 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, अगर बात की जाए लखनऊ एक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है जिसमें अगर बात की जाए विधानसभाओं की तो कम से कम 9 विधानसभाएं पूरे लखनऊ क्षेत्र में आती हैं, जिसमें करीब 5 विधानसभा तो लखनऊ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और मध्य कैंट मिलाकर ही 5 विधानसभा। उसके बाद मोहनलालगंज विधानसभा है, मलिहाबाद और सरोजनी नगर और बख्शी तालाब, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं जिसमें जो वोटर की संख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर पूजा में ये देखा जाए कि जब 2003 की जो लिस्ट थी तो उसमें कई नाम ऐसे थे कि जो कभी मध्य विधानसभा में रहते थे और उसके बाद उन्होंने जाकर के जो अपनी नया वोटर कार्ड है वो जाकर के किसी और विधानसभा, यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए किसी का मध्य विधानसभा में उसका वोट कभी देता था 2003 में, फिर उसके बाद उसका जो वोट नेक्स्ट वोट है वो उसने जो है जाकर के दिया तो उत्तरी विधानसभा में, तो वहां पर एक समस्या ये बन गई बीएलओ के लिए कि जो लिस्ट में जो नाम मध्य विधानसभा में भी कहीं दिखाई दे रहे थे और वो वही सेम नाम उनका उत्तरी विधानसभा में दिखाई दे रहे थे। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर तो ये रहा कि जो जब लोगों के नाम चेंज हुए और जब विधानसभाओं का जब समीकरण चेंज हुआ तो वहां पर कई समस्याएं इस तरीके की निकल करके आई हैं। तो इसके लिए जो बीएलओज हैं उन्होंने एक अभियान चला। अभियान के तहत सभी लोगों को ये विशेष कर उन लोगों को जिन्होंने इस तरीके का पलायन किया था, यानी कि उनका घर किसी और क्षेत्र में था, उसके बाद उन्होंने ही अपनी दूसरी विधानसभा में लखनऊ क्षेत्र की खासकर बात की जाए तो उन्होंने कहीं और अपना जाकर के घर लिया था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, उन लोगों का नाम काटा गया और फिर उसके बाद मृतकों की संख्या वहां पर थी, उनका स्पष्टीकरण लिया गया, फिर उनका नाम काटा गया और कुछ ऐसे भी नाम थे कि जो डबल हो चुके थे, उनको उन नामों को भी काटा गया। तो अगर बात की जाए लखनऊ दूसरे स्थान पर है सबसे ज्यादा यूपी में कटने वाले नामों में, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो संख्या है वो लखनऊ की ज्यादा बताई जा रही है और जिस तरीके से एसआईआर का जो फैक्टर है वो शहरी क्षेत्रों में इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो लगातार सजग हैं और बीएलओ से लगातार संपर्क बनाए हुए। हालांकि अगर बात की जाए मुख्य निर्वाचन आयोग नदीर गढ़वा जी का, तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि उन्हीं लोगों के नाम काटे गए हैं जो कि कई बार उनको बीएलओ उनके घर पे गए हैं और उनके बाद भी उन लोगों ने किसी तरीके के कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाया। यानी कि लगातार चुनाव आयोग सभी मतदाता है उनके डोर टू डोर पर जाकर के सभी से मॉनिटरिंग कर रहा था और लगातार सबसे समन्वय स्थापित कर रहा था, और जो समन्वय के बीच में नहीं आता है तो उन्हीं का ही नाम एसआईआर की लिस्ट से काटा गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से
लगातार जो नाम एफआईआर में नाम कटने की जो कवायद है वो अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला हो गया जिसमें सबसे ज्यादा नाम लखनऊ में कटे। पूजा जी, अमन, उत्तरी और सरोजनी नगर और लखनऊ पूर्व जैसी प्रमुख सीटों पर सबसे ज्यादा नाम कटौती क्यों है? हाँ देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है कि जब 2003 का जब जनगणना हुई थी तब उसमें कहीं ना कहीं लोगों के नाम पहले जो उत्तरी सीट की अगर खासतौर पर बात की जाए तो पहले जो लखनऊ उत्तरी सीट है वो 2003 में लखनऊ की पश्चिम सीट हुआ करती थी, यानी कि जो विधायक लखनऊ उत्तरी का था वो उस समय पश्चिमी लखनऊ पश्चिम सीट का विधायक हो करता था, यानी कि वो एक जो समस्या थी बीएलओ के लिए। इस बार का जो सबसे बड़ा जब एफआईआर का जब ये फैक्टर शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं बीएलओ को जो है जनता को समझाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि 2003 की जो लिस्ट थी उसमें कई लोगों के नाम ऐसे भी थे कि जिन्होंने 2003 में पश्चिम में वोट दिया था और कहीं ना कहीं जब वो 2025 में जब वो अपनी उत्तरी सीट पर जब वो अपना एफआईआर फॉर्म देख रहे थे तो उनका नाम नहीं था। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीएलओज ने एक सार्थक तौर से एक इनिशिएटिव लिया और लगातार सभी लोगों को डोर टू डोर जा जाके जो है ये बताया कि जो है जब आपने 2003 में जब लखनऊ विधानसभा का जब वोट दिया था तो आपकी वो सीट पश्चिम में थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो कोलैबोरेशन था वो जनता और चुनाव आयोग के बीच में बैठाया गया, फिर उसके बाद जो एफआईआर के फॉर्म से उनको फिर से फुलफिल किया गया, यानी कि। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में विशेष प्रांगण पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन एवं स्थानिक निर्वाचन नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के साथ ही आपको बताते चले प्रकाशन को लेकर मिले राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि ड्राफ्ट रोल एवं फाइनल पब्लिकेशन की सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। मतदाता 6 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। एसआईआर के तहत आपको बताते चले कुल 8,93,348 निर्वाचकों तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 11,311 मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई है। 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण और साथी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जबकि 6 मार्च 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। तो वहीं चकबंदी में फॉर्म 45 भरने के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में एक लेखपाल और उनके सहयोगी रूप से वसूले हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जहां मीडिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना एक दिन पुरानी और तहसील क्षेत्र में बैजनाथ गांव में टोला नईडहर का है, जहां वायरल वीडियो ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। तो वहीं बदायूं जिले के थाना फैजगंज बहेटा के गांव आसपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में 2 युवक ट्रैक्टरों के स्टंटबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दोनों युवक अपने अपने ट्रैक्टर का अगला हिस्सा हवा में उछालते हैं और हाथ में स्टीयरिंग पकड़कर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इन स्टंटबाजों के ऐसी हरकत से भारी हादसा होने की संभावना भी थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्टंटबाजी करने वालों की पहचान करने के लिए प्रयास जारी है। तो वहीं हरदोई जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की।
खगरपुर गांव और बड़ा गांव मार्ग पर दबंगों द्वारा पीड़ित की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को पुलिस और राजस्व प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया था, जिसकी शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच कर कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। तो वहीं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर और तहसील कैंपियनगंज विकास खंड भरोइया की ग्राम सभा कई रावतगंज में जल निगम द्वारा निर्माणाधीन और अर्धनिर्मित पानी की टंकी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि ये निर्माण कार्य भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। ग्राम प्रधान राहुल यादव के अनुसार बीते 18 महीनों से निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से काम पूरी तरह बंद पड़ा है। टंकी की बाउंड्री से मोटी दरारें पड़ चुकी हैं और एक हिस्सा एक तरफ झुक गया है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। तो वहीं आपको बताते चले, ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में IGRS के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। मेरी मौजूदगी इस समय गोरखपुर जिले के विकास खंड भरोइया के कुई रावतगंज ग्राम सभा में है। दोस्तों, मुझे काफी दिनों से एक शिकायत मिल रही थी कि जो यहाँ पे जल निगम द्वारा एक भव्य पानी की टंकी का निर्माण विगत कई महीनों से किया जा रहा है, कहीं न कहीं वहाँ वह भ्रष्टाचार का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो पानी का टंकी का निर्माण अभी अधूरा पड़ा है उसको प्रमुखता से दिखाएं। तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, अभी सप्लाई शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं जो बाउंड्री वाल है उसमें मोटी मोटी दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये भ्रष्टाचार का शिकार है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री निरंतर विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ चुनिंदा अधिकारी उनके मंसूबे पे पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। जब बहुत तकलीफ होता है जब सरकार विकास को लेकर एक नई हवा चलाती है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोग जो उनके मंसूबे पे पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा में से बोलूंगा, हमारे पीछे की तस्वीर दिखा सकते हैं कि जो मोटी मोटी दीवारें लेकिन मोटी मोटी दरारें एक तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हो बढ़ सकती है। आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? समस्या आपके सामने है, देख लीजिए। पूरी जर्जर हो गई दीवारें एकदम। अभी कितना दिन हुआ? मुश्किल से 3-4 महीना हुआ है इसको। बरसात के पहले जुड़ैया हुआ है। इस समय देखिए इसकी हालत क्या है, कभी भी गिर सकता है। बच्चे आते हैं खेलने कूदने, मान लीजिए तब तक गेट नहीं लगा हुआ है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। प्रधान जी, मान लीजिए आज यहाँ इकट्ठा हुए, कभी आला अधिकारी को आप लोगों ने सूचना दिया इसका? जी, मैं तो सूचना दिया था आपको। पिछले बार आप आए थे तो आपको सब कुछ दिया था मैंने। IGR डाला था, उस पर बात किया तो ऋतिका कोई कंपनी है वो ली थी, ठेकेदार भी थे। IGRS आपने डाला तो क्या आपके IGRS कितना फर्क पड़ता है जल निगम के कर्मचारियों पे? कुछ नहीं फर्क पड़ा। सिर्फ वो नंबर अवेलेबल करा दिया, नंबर पे बात करने पे वो कहता कि हमारा ठेका नहीं है, वो दूसरी कंपनी कोई पा गई है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि है, इनको भी जनता चुन के भेजती है, लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि की आवाज नहीं सुनी जाती है तो आम जनता की आवाज ऐसे अधिकारी इग्नोर करते हुए इनको चंद सेकंड नहीं लगता होगा। अगर एक जनप्रतिनिधि IGRS के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, अपने ग्राम सभा में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे चुनिंदे लोग इनकी बातों को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। आखिर किसका सह है कि एक जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई जा रही है, एक जनप्रतिनिधि की आवाज नहीं सुनी जा रही है? कि जो मोटे मोटे दीवार, कहीं अगर कोई गांव का बच्चा अगर खेलते हुए आ गया कि उसके ऊपर दीवार गिर जाती है तो उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार आखिर होता है तो कौन होगा? तो प्रधान जी, शिकायत की उसके बाद वहाँ से क्या शिकायत हुआ उसके बाद हमको अवेलेबल कराया गया, यही का नंबर, यही से बात किए तो वो कहें कि ठेकेदार से मैं बात करता हूँ और आप इस नंबर पे बात करिए प्रधान जी। तो उसके बाद वो कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।